नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पूर्वालोकन घटना चक्र बुक से बीपीएससी के माध्यम से जितनी भी एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट हुई हैं, चाहे सीडीपीओ हो, बीपीएससी टीआरई हो या फिर बीपीएससी बीएओ हो, आज हम लोग फिजिक्स के सभी क्वेश्चन को देखेंगे। अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं एक एक करके उसका डिस्कशन भी हम लोग करेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एंगस्ट्रम इकाई है तो इसका आंसर हो जाएगा ए तरंगदैर्घ्य का। पहला क्वेश्चन एंगस्ट्रम इकाई है तो तरंगदैर्घ्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा दूरी की इकाई है। इसका डिस्कशन थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मापक है जिसका प्रयोग तारों ग्रहों के बीच दूरी का आकलन करने के लिए किया जाता है। एक वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रकाश वर्ष इकाई है तो इसका भी आंसर ए नंबर हो जाएगा दूरी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रकाश वर्ष का संबंध है। सेम वही क्वेश्चन है तो फिर इसका आंसर दूरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। इसका थोड़ा डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिणाम 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा इसे संबंधित नहीं किया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दाब की इकाई क्या है। दाब की इकाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए न्यूटन वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन हम इसका थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर होता है जिसे हम पास्कल कहते हैं। दाब का मात्रक, तो दाब का मात्रक अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। इसमें तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। इसका अभी जस्ट हम लोग ने देखा था न्यूटन वर्ग मीटर होता है दाब का एक मात्रक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं चुंबकीय बल का मापन का इकाई क्या है, तो चुंबकीय बल का मापन का इकाई टेस्ला होता है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के मापन का एसआई इकाई टेस्ला है जिसे टी से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय अवयव के चारों ओर उपस्थित चुंबकीय बल के वितरण को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन टेस्ला के समतुल्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी न्यूटन एम्पियर मीटर। इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। टेस्ला चुंबकीय प्रवाह घनत्व की एसआई इकाई है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की माप है। निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है, तो निम्नलिखित में कौन सी, तो ये दाब हो गया आपका अदिश राशि। इसका डिस्कशन थोड़ा देख लेते हैं। ये वे राशियाँ जिनके व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती है। उदाहरण के लिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए आयतन, दाब, बल, दूरी आदि। तो निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है, तो सदिश राशि अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गति। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किस राशि की मात्रक नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकृति की। इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं।
विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडोमीटर। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। ओडोमीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर का उपयोग समय को मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर का प्रयोग गति के मापने के लिए किया जाता है। एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा के मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर है? इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो आयतन नहीं है। अगला क्वेश्चन, इसका थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती है जो परिमाण के साथ साथ दिशा को भी परिभाषित करती है। विस्थापन, वेग, बल सदिश राशियाँ हैं। अदिश राशि वह राशि है जो केवल परिमाण परिभाषित करती, दिशा नहीं आता। आयतन एक अदिश राशि है। अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं, मापक यंत्र एवं पैमाने। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर से द्रवों जल की तुलनात्मक घनत्व को मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोनार तकनीक में उपयोग होता है? सोनार तकनीक में उपयोग होता है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग महासागरों के अन्वेषण तथा मानचित्रण में किया जाता है। इस तकनीक में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगें होती है। इन तरंगों की आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो 1000 मीटर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है? 1 पिकोग्राम बराबर होता है तो 10⁻⁻12 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में पूछा है दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका देखिए, वोल्ट मीटर विभवांतर का हो गया, आमीटर विद्युत धारा का हो गया, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल का हो गया, लेकिन डी ये नहीं होगा। आंसर डी हो जाएगा इसका। और इसका डिस्कशन देख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक निम्न विद्युत धारा को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। अन्य प्रश्नगत युग्म सम्मिलित हैं, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा सही मेल है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, सुरक्षा फ्यूज विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत जनरेटर विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सुरक्षा फ्यूज विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। अतः सभी विकल्प सुमेलित हैं, यानी सभी सही हैं। ऑडियोमीटर क्या नापा जाता है? तो ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। इसी प्रकार स्टेथोस्कोप से हृदय गति का मापा जाता है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडल दाब को मापा जाता है। और अल्टीमीटर समुद्र तल से ऊंचाई मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी का समय नापा जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। इसका देखिए, घड़ियों के समय क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा मापा जाता है। घड़ियों में प्रयुक्त क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक पीजो इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक जिप्टो बराबर है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेंडुलम घड़ी की समय अवधि या दोलन काल होती है, ये 2 सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। पेंडुलम घड़ी के समयावधि दोलन काल 2 सेकेंड होती है। पेंडुलम एक निश्चित बिंदु से लटके हुए पिंड को कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यह एक मध्य स्थित के आगे और पीछे दोलन कहलाता है। अगला चैप्टर है यांत्रिकी। निम्नलिखित में कौन सा न्यूटन के तीसरे नियम का उपयोग करता है? इसका आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। न्यूटन के गति के तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तीरंदाजी में न्यूटन के गति के तीसरे नियम का भी उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, गति के सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो गैलीलियो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था। उसके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों एवं वस्तुओं के गति का वर्णन करने के लिए गति का नियम प्रतिपादित किए। अगला क्वेश्चन है, बल गुणनफल है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। इसका डिस्कशन थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। संवेग में परिवर्तन के दर को बल कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है एवं प्रारंभिक वेग u वेग से गति करता है, तो t सेकेंड के बाद v वेग प्राप्त करता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर त्वरण, ये इसका सूत्र दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है। यह है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किस वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है? तो वस्तु पर लगने वाला बल। इसके बारे में थोड़ा जानकारी और ले लेते हैं हम लोग। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण वस्तु पर लगने वाले बल के सीधे अनुपातिक होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण वस्तु पर आरोपित तुल्य बल तथा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। F बराबर m गुना a, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण। इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अपकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वस्तु का वेग v है, तो उसका संवेग p बराबर m गुना v होगा। संवेग और वेग अनुपात p बटे v बराबर mv बटे v बराबर m होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, तो इसका आंसर शुद्ध बल हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। इसका थोड़ा डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल शुद्ध बल है। किसी वस्तु को स्थिर अवस्था या उसकी गति की अवस्था का विरोध करने की प्रवृत्ति जड़त्व के रूप में परिभाषित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में किससे परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो
इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, रोलिंग घर्षण। रोलिंग घर्षण। इसका बॉल बेयरिंग छोटी गुंबद गेंदनुमा गोलाकार संरचना है। एक गेंद में संपर्क की सतह सिर्फ एक बिंदु होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत कम रेलिंग घर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर किस प्रकार का सक्षम बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा कि संवेग परिवर्तन के दर को कम करने में। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। अपने हाथों को पीछे की ओर खींचकर गोलकीपर गेंद को पकड़ने का समय बढ़ा देता है। समय बढ़ाकर इस गेंद पर लगने वाले बल यानी संवेग परिवर्तन की दर को कम करता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वस्तु के वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। नेक्स्ट इसका डिस्कशन देख लेते हैं। एक वृत्तीय गति में गति स्थिर होती है लेकिन दिशा बदलती है। दिशा वेग बदलने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी डोरी से बंधे हुए पत्थर को कोई व्यक्ति घुमाता है तो वहाँ अभिकेंद्री या केंद्रामुखी बल कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका डिस्कशन पहले देख लेते हैं एक बार कि घर्षण बल स्थिर स्थिति के साथ साथ गतिमान स्थिति में भी लागू होता है। घर्षण से संबंधित गुणांक को स्थितिक गुणांक और गतिशील गुणांक कहा जाता है। जबकि स्थिर स्थिति में कोई विस्थापन नहीं होता है, अर्थात कोई कार्य नहीं किया जाता है और कोई ऊर्जा रूपांतरण नहीं होता है। गतिशील स्थिति में घर्षण बल के विरुद्ध गति होती है, जिसके ऊष्मा के माध्यम से ऊर्जा की हानि होती है। दूसरे शब्दों में गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होती है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है तो बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। जब बस तीव्र गति से दाईं ओर मुड़ती है तो बस का जड़त्व बदल जाता है, लेकिन यात्रियों का जड़त्व कभी अब भी सीधी दिशा की ओर रहता है, इसलिए यात्री बाईं की ओर झुक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्थिर होगा? इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। जब कोई पिंड क्षैतिज वृत्त में स्थिर गति चाल से घूम रहा हो तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगी। जब पिंड की एक क्षैतिज वृत्त में घूर्णन करता है तो केवल वेग, त्वरण और बल की दिशा प्रत्येक समय लगातार बदलती रहती है, लेकिन उनका परिणाम के संदर्भ में परिवर्तन नहीं होता है। किसी वस्तु की उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस कि यदि बल को न्यूटन और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जूल में। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया को कार्य कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में हुआ विस्थापित। यदि बल को न्यूटन और दूरी के मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए गए कार्य को जूल प्रदर्शित किया जाएगा। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। कार्य का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्य का SI इकाई है जूल। ये BPSC TRE थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। कार्य की SI इकाई जूल है। कार्य की इकाई जूल भौतिक विज्ञान
जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर रखा गया है। कार्य एक अदिश राशि है। बल और विस्थापन के गुणनफल के कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि कार्य का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो कार्य वेग 300 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ने के लिए क्या कार्य होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, और ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। कार का द्रव्यमान बराबर 1500 किलोग्राम, कार की प्रारंभिक वेग 30 किलोमीटर और 30 गुने 5/18 बराबर 25/3 मीटर प्रति सेकेंड। ये सूत्र है इसका। अब अगला चैप्टर है इसमें, गुरुत्व के अधीन गति। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब इसका डिस्कशन थोड़ा देख लेते हैं। किसी परिक्रमण करने वाले निकाय पर भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु पर पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 n आता है तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना आएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। और इसका डिस्कशन थोड़ा देख लेते हैं। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 गुना होता है, इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार से 1/6 होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग द्रव्यमान के दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास से स्वतंत्र रूप से गिराने से क्या होगा? किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका डिस्कशन देखते हैं। जब कोई पिंड मुक्त अवस्था में गिरता है तो उसका वेग केवल गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है, पिंड के द्रव्यमान पर नहीं। अतः मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तुओं को वेग किसी भी क्षण समान होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट में खड़े हैं आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, तो इसका आंसर होगा लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय 0 होगा। इसका डिस्कशन देखते हैं। लिफ्ट के 9.8 मीटर सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट का फर्श पर व्यक्ति का दाब नहीं बढ़ता है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल 0 होगा। पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग है, इसका आंसर हो जाएगा सी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसे जी से प्रदर्शित किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण एक सदिश राशि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात के एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हो तो क्या होगा? तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। इसका डिस्कशन देख लेते हैं थोड़ा। निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध 0 होने के कारण पंख, रबर की गेंद और लकड़ी की गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनका अंतिम वेग v बराबर √2gh उनके द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा। अगला क्वेश्चन है, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी आती हैं? इसका आंसर डी होगा, चंद्रमा से।
इसका डिस्कशन देखते हैं हम लोग। महासागर में ऊंची जल तरंगें चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नज़दीक है। इसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगें ऊपर उठती है। सूर्य के द्वारा लगने वाले आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता है, अतः सूर्य द्वारा जल तरंगें चंद्रमा की तुलना अधिक ऊपर नहीं उठ पाती है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वेग का मूल माध्यम वर्ग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका डिस्कशन देखते हैं। चंद्रमा के सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग मूल माध्य वर्ग से बहुत कम है, इसलिए गैस के अणु चंद्रमा के सतह पर रुक नहीं पाते, अतः वो वातावरण अनुपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक पत्थर को चांद की सतह पृथ्वी पर लगाया जाए है तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। जब किसी पत्थर को चांद की सतह पर से पृथ्वी पर लाया जाता है तो द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार अधिक हो जाता है क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? इसका 1/4 हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई में पूछा गया एक प्रश्न है, 1/4 हो जाएगा। दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक नए वीडियो लेकर। आप लोग अगर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।